गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं ब्रिजेंद्र सिंह निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत करता हूं। आज व्याख्यान विधि पर प्रकाश डालेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, व्याख्यान विधि यानी किसी भी चीज़ की विस्तृत चर्चा करना, छोटी चीज़ को विस्तृत करके एक एक चीज़ को अलग अलग करके बालकों को बताना ताकि बालक आसानी से उसको समझ लें। सामान्यतः ये देखने में आया है कि व्याख्यान के दौरान शिक्षक बालकों की नहीं सुनता और बालक एक मूक श्रोता बना बैठा रहता है। लेकिन इसके पीछे बालक दोषी नहीं है, ना ही शिक्षण विधि दोषी है। दोषी है तो सिर्फ शिक्षक। क्यों? क्योंकि अपने व्याख्यान को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को विभिन्न प्रकार के प्रयास करने चाहिए, जो सामान्यतः शिक्षक लोग कम करते हैं। इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। प्राचीन काल में भी यही व्यवस्था थी। प्राचीन काल में जो गुरु लोग थे वो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से, विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से अपनी बात को अपने शिष्यों को समझाते थे। आश्रम व्यवस्था और गुरुकुल व्यवस्था दोनों में ही ये सिस्टम था। उस समय छापे खाने का भी आविष्कार नहीं हुआ था, ना ही कोई पुस्तक आदि थी। और गुरुओं के मस्तिष्क में जो ज्ञान हुआ करता था उसी ज्ञान को और विस्तृत करके बालकों को समझाते थे ताकि बालक गूढ़ रहस्य की सारी बातों को आसानी से समझ लेते थे। लेकिन इसका जो प्रमुख रूप से सर्वाधिक उपयोग किया गया था वो मध्य युग में यूरोप में किया गया था। तो यूरोप में इस विधि की सफलता को देखते हुए पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई और फिर पूरे विश्व में इस विधि का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया गया था। इस विधि को कुछ लोगों ने टेलिंग मेथड भी कहा है, यानी कथन पद्धति। कथन पद्धति टेलिंग मेथड यानी कथन की तरह इस विधि का प्रयोग किया जाता है, अर्थात धारा प्रवाह इसमें शिक्षक बोलता रहता है। लेकिन अच्छा शिक्षक यदि है तो बीच बीच में बालकों को सक्रिय करता रहता है। सक्रिय कैसे करेगा? कभी वो अपने से प्रश्न पूछेगा, कभी अपने शिक्षण सहायक सामग्री काम में लेगा, कभी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रेजेंटेशन देगा, कई बच्चों को श्यामपट से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको लिखने के लिए कहेगा, विभिन्न उदाहरण और दृष्टांत के माध्यम से बालकों की जो बोरियत है उसको दूर करेगा। यानी विभिन्न प्रकार से शिक्षक अपने बात कहता है और उस बोरियत को दूर करने का प्रयास करता है। लेकिन इसकी जो सफलता है वो प्रमुख रूप से 4 बातों पर निर्भर करती है इस विधि की। नंबर 1, विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु का चयन। शिक्षक अपना व्याख्यान यदि प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना चाहता है तो हमें विषय वस्तु के चयन में इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि विषय वस्तु किस तरह से चुनें, किस तरह से चयनित करें। अब यहाँ प्रमुख जो बात है वो है उद्देश्यों के अकॉर्डिंग। जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए, जो प्राप्य उद्देश्य हमने निर्धारित किए, जिन्हें शैक्षणिक और शिक्षण उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं, उनकी अकॉर्डिंग ही हमें पाठ की विषय वस्तु चुननी होगी। मान लीजिए कोई बड़ा पाठ है तो उस बड़े पाठ के हम टुकड़े कर सकते हैं, 2 या 3 पीरियड्स में उसे पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी क्रमबद्धता भंग नहीं होनी चाहिए। और अब बात आती है कि जो उसने एक पाठ के 3 टुकड़े या 2 टुकड़े कर लिए, उनको प्रेजेंट कैसे करना है, उसे बालक भली प्रकार से कैसे सीख सकते हैं, उसके लिए क्या शिक्षण सहायक सामग्री काम में लेनी पड़ेगी, उसके लिए कौन सी विधि इसकी सहायक विधि के रूप में काम में लेनी पड़ेगी, जिन्हें अपन तकनीकी भी कह सकते हैं, डिवाइस युक्तियां भी कह सकते हैं। उसके साथ साथ हमें प्रेजेंटेशन का हमारा तरीका क्या होगा, जो शिक्षण सहायक सामग्री काम में लेंगे क्या वो हैंडमेड होगी या मार्केट से रेडीमेड होगी या अपन श्यामपट पर हाथों हाथ बनाएंगे। इन सारी बातों का निर्धारण शिक्षक को पहले से ही उद्देश्यों में करना होता है। उसके बाद ही हमारा जो पाठ है वो ज़्यादा प्रभावी होगा। सामान्यतः व्याख्यान का तात्पर्य जो होता है पाठ की मौखिक अभिव्यक्ति अथवा भाषण के रूप में पाठ को पढ़ना होता है। भाषण के रूप में कैसे? धारा प्रवाह। लेकिन धारा प्रवाह परिपक्व शिक्षक ही बोल सकता है, विषय वस्तु पर नियंत्रण जिस शिक्षक का है वही बोल सकता है, सारे शिक्षक इसे नहीं बोल सकते।
इसलिए शिक्षक का ये दायित्व है कि विषय वस्तु के चयन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि किस तरह से मुझे उसका प्रेजेंट करना है, किस तरह से उसकी व्यूरचना करनी है। दूसरी जो बात आती है वो विषय वस्तु पर शिक्षक के अधिकार की बात आती है। विषय वस्तु पर शिक्षक का अधिकार। जब से 2 वर्ष की बीएड हुई है तब से हम लोग विद्यालयों में नहीं जाते। पहले विद्यालयों की प्रैक्टिस टीचिंग जो होती थी, जो आपके इंटर्नशिप है, इसको प्रैक्टिस टीचिंग के नाम से जानते थे, वहाँ हम लोग बालकों के साथ जाते थे। वहाँ हम देखते थे कि जो शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है वहाँ का, हमारे प्रशिक्षणार्थी नहीं, वो शिक्षक बालकों को खड़ा कर देता है। अच्छा बेटा फला खड़ा हो जा। वो बालक खड़ा हो गया। उससे कहा कल कौन सा पाठ पढ़ाया था? बालक ने बताया साहब 4 पाठ पढ़ाया था। ठीक है, 5वां पाठ निकालिए। 5वां पाठ निकलवा लिया बालक से। बालक से कहा पढ़िए। पूरा पाठ पढ़ के बालक ने सुना दिया। फिर कक्षा में शिक्षक बोला ठीक है बच्चों समझ में आ गया। बच्चे छोटे हैं, वो उनकी बात का विरोध नहीं कर सकते। सही बच्चों का एक ही आंसर आएगा, क्या कि हाँ साहब हमने पढ़ लिया। शिक्षक कहेगा ठीक है कल इसके प्रश्न करके लाना। अब बालक प्रश्न कैसे करेगा? जो उसमें दिया हुआ है किताब में उसी में देखेगा और सेम टू सेम उसी लाइन को उसमें अपनी कॉपी में उतार देगा। उस प्रश्न का जो भी उत्तर होगा। अब बालक को यहाँ सीखने के लिए क्या मिला? कुछ नहीं। लेकिन यदि शिक्षक अच्छा है, अपनी शिक्षण व्यूहरचना अच्छे तरीके से की है, तो उस पाठ को पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री लाएगा, विभिन्न प्रकार के उदाहरण दृष्टांत लाएगा, बालकों की उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करने के लिए श्यामपट्ट का प्रयोग करेगा, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात की पुष्टि करेगा। तो ये वही शिक्षक कर सकता है जिसका विषय वस्तु पर अधिकार हो। इसलिए सामाजिक विज्ञान का जो अध्यापक है वो तभी अच्छे तरीके से अपना व्याख्यान दे सकता है, व्याख्यान विधि से तभी अच्छा पढ़ा सकता है जब उसको विषय वस्तु पर नियंत्रण हो। तीसरा है चयनित विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का ढंग। यानी शिक्षक में ये भी ढंग होना चाहिए कि विषय वस्तु को किस तरह से प्रेजेंट करें। जैसा अभी मैं आपको बता रहा था, शिक्षण सहायक सामग्री काम में ली कि नहीं ली, कठिन शब्द कौन से हैं, उन कठिन शब्दों का तकनीकी अर्थ क्या है, टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या अर्थ है उनका। ये सारी चीज़ें शिक्षक जब व्यवस्थित करके घर से लाएगा अपने पाठ में, अपने मस्तिष्क में उन बातों को पहले से ही बिठा के आएगा, तो निश्चित रूप से हमारा व्याख्यान बहुत ही प्रभावी होगा, बहुत ही इम्प्रेसिव होगा। यदि ये चीज़ें हमने ध्यान नहीं दी तो हमारा व्याख्यान ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। और एक और बात है, ये भी बात जरूरी है, उचित आवाज एवं आत्मविश्वास। अंग्रेजी में एक कहावत है, कॉन्फिडेंस शुड बी नेसेसरी फॉर इफेक्टिव टीचिंग। यानी आत्मविश्वास अच्छे शिक्षण के लिए बहुत जरूरी है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगे। हमारे पैर कांपेंगे, हमारा मुंह लाल हो जाएगा, हमारे कान लाल हो जाएंगे और हम डरेंगे, हमारे हाथ पैर कांपेंगे। लेकिन यदि विषय वस्तु पर शिक्षक का अधिकार है, विषय वस्तु का चयन सही हुआ है, उसको प्रस्तुत करने का ढंग शिक्षक से आता है, तो ऑटोमेटिकली उस शिक्षक के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और इसके अलावा और क्या होगा, जैसे ही शिक्षक कक्ष में शिक्षण करा रहा है और बालकों की समझ में वो शिक्षण आ रहा है, फिर बालकों से बीच बीच में प्रश्न भी पूछेगा शिक्षक। क्यों? अगर बालकों को सक्रिय नहीं करेंगे तो बालक बोर हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे तो उनको ऊँघ आएगी, नींद आएगी। जब नींद आएगी तो बालक पढ़ नहीं पाएगा, आलस आ जाएगा क्लास में। इसलिए शिक्षक उस आलस को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरण देता है, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री प्रस्तुत करता है। और जब बालक उन प्रश्नों के उत्तर
उत्तर देते हैं तो शिक्षक में ऑटोमेटिक ही और ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, फिर वो और प्रफुल्लित होकर पढ़ाता है और ज़्यादा आत्मविश्वास से पढ़ाता है। लेकिन इस दौरान ये भी जरूरी है कि कोई शिक्षक वो कितना ही विषय का ज्ञाता हो, कितनी ही उसने विषय वस्तु का चयन अच्छी तरीके से किया हो, कितना ही उसमें विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का ढंग हो, लेकिन यदि उसकी आवाज़ सही नहीं है जो पूरी कक्षा में बालक सुन लें, या इतनी तेज भी नहीं हो जो बालकों को कानों में चुभे। इसलिए हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारी कक्षा कितनी बड़ी है और उस कक्षा के अकॉर्डिंग हम बालकों को क्या क्या पढ़ा सकते हैं, क्या उनके कानों में नहीं चुभेगा, कितनी तेज आवाज़ में हमें बोलना है, कितनी गति से हमें बोलना है। गति का भी विशेष ध्यान रखना है। कभी कभी शिक्षक क्या करता है, उसकी बोलने की बहुत स्पीड अधिक होती है, जिसके कारण बालकों का जो समझने का स्तर है, मानसिक बालकों के मस्तिष्क की जो स्पीड है सीखने की, उससे भी तेज गति से शिक्षक जब बोलता है तो बालक नहीं सीख पाते। इसलिए हमें हमारी गति को मध्यम रखना चाहिए, ना बहुत कम और ना बहुत अधिक। बहुत अधिक जब हम स्पीड में बात करेंगे, स्पीड में बोलेंगे अपना लेक्चर, तो बालक समझ नहीं पाएगा। बहुत स्लो बोलेंगे तो कक्षा में हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाएगी और बालक फिर उस शिक्षक का कोई ना कोई एक ऐसा शब्द निकालेंगे तो वो शिक्षक के सामने नहीं तो शिक्षक को बाद में वो बालक बोलेंगे और शिक्षक उससे धीरे धीरे तनाव में आएगा, जिसके कारण उसके शैक्षणिक व्यवस्था पर, शैक्षणिक प्रस्तुतिकरण पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि इन चारों जो चार मैंने चीज़ें बताई आपको, ये चारों चीज़ें यदि किसी शिक्षक के पास हैं तो उसका व्याख्यान निश्चित रूप से बहुत ही इम्प्रेसिव होगा। अब बात करते हैं इसके अर्थ की कि व्याख्यान का अर्थ क्या है। व्याख्यान का अर्थ है कि जो सामग्री हमारे पास है उस पूरी सामग्री से एक ऐसा चित्र बालक के मस्तिष्क में डेवलप कर दें कि उस प्रसंग से संबंधित उसकी लाइफ में कभी भी ऐसी कोई बात आए तो तुरंत वही चित्र उसके मस्तिष्क पर आ जाए कि इस तरह से हमारे सर ने ये चीज़ हमें समझाई थी। यानी वो उसको अपने व्यवहार में ढाल ले। अपने व्यवहार में जब वो ढाल लेगा तो निश्चित रूप से वो ज्ञान बालक का स्थायी ज्ञान होगा। अतः यह कहा जा सकता है कि व्याख्यान एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से कम समय में अधिक विषय वस्तु का ज्ञान बालकों को कराया जा सकता है। गूढ़ रहस्य की बातों को, कठिन शब्दों को, उच्चारण संबंधी दोषों को, व्याकरणिक दोषों को, सभी को हम इसके माध्यम से दूर कर सकते हैं। अतः यह विधि एक बहुत ही अच्छी विधि है। कुछ लोगों का मानना है कि यह विधि बहुत अच्छी विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे बालक कम सीखते हैं। बालक एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ये तो शिक्षक का दोष है, शिक्षण विधि का नहीं है। शिक्षक यदि रोचक तरीके से पढ़ाएगा, शिक्षक एक एक चीज को बालकों के सामने खोल खोल के रखेगा, उदाहरण सहित बताएगा, दृष्टांत सहित बताएगा, शिक्षण सहायक सामग्री काम में लेगा, व्याख्यान विधि को और प्रभावी बनाने के लिए दूसरी जो और विधि हैं उनको भी काम में लेगा। जैसे सोशल रेसिटेशन मेथड को सहायक विधि के रूप में यहाँ काम में लेगा, जिससे कक्षा का वातावरण सामान्य बनेगा, सामाजिक बनेगा और जिससे बालक किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने में संकोच नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी कक्ष में शिक्षक तानाशाही रूप अपनाता है। कोई भी बालक कोई प्रश्न पूछता है तो उसको वो डांट देता है, तो दूसरे बालकों की भी हिम्मत उस प्रश्न को पूछने की नहीं होती। कक्ष में ऐसी बातें शिक्षकों को करनी नहीं चाहिए। यदि हम ऐसी बात करते हैं तो हम अच्छे शिक्षक नहीं हैं। बालकों को पूरी तरह प्रजातांत्रिक तरीके से अध्ययन कराया जाना चाहिए। यही व्याख्यान विधि का प्रमुख ध्येय है कि जब तक कक्षा का वातावरण सामाजिक नहीं होगा, प्रजातांत्रिक नहीं होगा, हमारे बालक अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे। बालकों की जो मौखिक अभिव्यक्ति है, बालकों की जो लिखित अभिव्यक्ति है, उसका भी पता शिक्षक को होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने व्याख्यान को प्रभावी बनाता है। वो अपने व्याख्यान के द्वारा कि मेरे व्याख्यान कितना प्रभावी है कितना नहीं, उसमें बीच में भी प्रश्न पूछता है और बाद में भी। लेकिन कई शिक्षकों को ये देखने में आया है, वो प्रश्न पूछते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने पाठ पढ़ाया राष्ट्रपति, तो उसने प्रश्न दे दिया राष्ट्रपति पर विस्तार से निबंध लिखिए। यह प्रश्न बिल्कुल गलत है। उसकी राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनके लघुत्रात्मक प्रश्न रखिए आप। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या होती हैं, राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को
2 शब्दों में व्यक्त कीजिए। एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के वेतन भत्ते कितने होते हैं? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन सी होती हैं? राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरह से लगाया जाता है? इस तरह के प्रश्न पूछकर हम अपने व्याख्यान की प्रभावशीलता पता कर सकते हैं। लेकिन यह प्रश्न करना कि राष्ट्रपति पर निबंध लिख के लाइए, तो बालक जो चीज़ें मैंने छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में पूछी हैं उसके बजाय वर्तमान राष्ट्रपति पर निबंध लिख लाएंगे। हमारे वर्तमान राष्ट्रपति श्री कोविंद राम जी हैं। इस तरह से आसानी से दूसरी चीज़ें हम बालकों के सामने रख सकते हैं। अब बात करते हैं व्याख्यान विधि की परिभाषाओं की। प्रोफेसर रिस्क ने कहा है कि व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों अथवा अन्य साधनों का स्पष्टीकरण है। देखिए बात को समझिए, तथ्यों, सिद्धांतों अथवा उन अन्य साधनों का स्पष्टीकरण, यानी जो चीज़ें हम कक्ष में समझा रहे हैं उनको विस्तार पूर्वक उनको स्पष्ट करें, एक एक चीज़ को खोल खोल के बालक को बताएं, जिनको शिक्षक चाहता है कि उसके सुनने वाले समझें। उसके शिक्षक के सुनने वाले कौन है? विद्यार्थी। इसका मतलब है कि व्याख्यान से तात्पर्य उन सारी चीज़ों से है जो कक्ष में उपस्थित सभी विद्यार्थी आसानी से समझ जाएं, और उस समझाने की प्रक्रिया में जो भी चीज़ें हम काम में लेते हैं, जैसे शिक्षण सहायक सामग्री भी है, उदाहरण भी हैं, दृष्टांत भी हैं, सहायक विधियाँ भी हैं, तकनीकियाँ भी हैं, कोई डिवाइसेस भी हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, सारी चीज़ें हम उनको समझाएं। उन सारी इस पूरी प्रक्रिया को मिस्टर रिस्क ने क्या कहा है? व्याख्यान। दूसरी बात करते हैं जेम्स एम ली। इन्होंने कहा है कि व्याख्यान एक शिक्षा शास्त्रीय विधि है। इसका मतलब शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करने की जो विधि है वो व्याख्यान विधि है, जिसमें शिक्षक औपचारिक रूप से किसी प्रकरण अथवा समस्या पर भाषण देता है। अर्थात शिक्षक जो भी पाठ पढ़ा रहा है उसमें से एक विषय वस्तु का चयन करता है और उस विषय वस्तु को बालकों के सामने औपचारिक रूप से प्रस्तुत करता है, उसे इन्होंने व्याख्यान माना है। तीसरा है बाइंडिंग एंड बाइंडिंग। इन्होंने कहा है कि यही एक व्यावहारिक विधि है जो बड़ी मात्रा में कक्षाओं में प्रयोग की जाती है। इसका मतलब इस विधि को इन्होंने एक प्रैक्टिकली मेथड्स माना है, प्रैक्टिकली मेथड, यानी सारी चीज़ों को कक्ष में बालक अनुभव करके सीखता है। जैसे कोई सहायक सामग्री बनाई शिक्षक ने, उसे भी वो बनाते समय देख रहा है। कोई सहायक सामग्री प्रस्तुत की तो उसकी सारी चीज़ों को देख रहा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका क्षेत्र कहाँ होकर है, सारी चीज़ें वो उसके माध्यम से देख रहा है। व्यावहारिक विधि है जो बड़ी मात्रा में कक्षाओं में प्रयोग की जाती है और उसको वर्तमान समाज में विस्तृत रूप से प्रयोग में लाने का निसंदेह मुख्य कारण यही है। इसका मतलब है कि इस विधि को प्रचलन में लाना प्रमुख यही है कि उन कक्षाओं को प्रायोगिक तौर पर सारी चीज़ें इस विधि के माध्यम से आसानी से समझाई सकती हैं। प्रायोगिक तौर पर कैसे समझा सकते हैं? इससे बालक के जीवन से उन चीज़ों को जोड़कर उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि है तो जनसंख्या वृद्धि, मान लीजिए उस पर जो बालक कक्षा में बैठे हैं उनमें से एक बालक ऐसा है उसकी फैमिली में केवल अकेला मेंबर है, मदर फादर के सिर्फ एक बेटा एक बेटी है। वो ये बात कहेगी साहब जनसंख्या वृद्धि का मेरे ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं है, तो प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है, ये बात सही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर भी भयंकर प्रभाव है। जैसे आप बैंक गए, बैंक में लाइन में लगना पड़ा, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम। पोस्ट ऑफिस गए, वहाँ लाइन में लगना पड़ा। बस में गए, वहाँ खड़े होकर आपको यात्रा करनी पड़ी अथवा भीड़ में यात्रा करनी पड़ी। ट्रेन में गए, वहाँ भी, आजकल तो हवाई अड्डों पर भी देख लीजिए आप। तो इस तरह से बालक के जीवन से जोड़कर हर चीज़ को हम व्याख्यान के माध्यम से समझाएं तो बालक आसानी से सीख सकता है। और इस विधि को बाइंडिंग एंड बाइंडिंग ने एक प्रैक्टिकल मेथड कहा है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि व्याख्यान उन सबको कहते हैं जो कम समय में अधिक ज्ञान दे सके, हर एक चीज़ को आसानी से बालकों के सामने बता सके। कठिन और गूढ़ रहस्य की जो बातें हैं उनको भी बालक के सामने शिक्षक
आसानी से रख सके और बालक आसानी से समझ सके। इस विधि को व्याख्यान विधि कह सकते हैं। निष्कर्ष रूप में लिख सकते हैं, उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कठिन एवं गूढ़ रहस्य की बातों को सामान्य बोलचाल की भाषा से कक्षा में जो प्रस्तुत किया जाता है और सामान्य बातचीत को प्रभावी करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री, युक्तियाँ, उदाहरण, दृष्टांत आदि काम में लिए जाते हैं। इन संपूर्ण प्रक्रिया को व्याख्यान कहा गया है। अर्थात कम समय में अधिक ज्ञान देने वाली एक विधि है कोई, तो वो है व्याख्यान विधि। और व्याख्यान विधि, कोई सी भी विधि आप काम में ले लीजिए, उसकी सहायक के तौर पर निश्चित रूप से काम में लेनी पड़ेगी। किसी भी विधि को व्याख्यान विधि के अभाव में हम आगे नहीं बढ़ा सकते। अर्थात सारी विधियां व्याख्यान विधि पर ही आश्रित हैं। अब बात करते हैं कि व्याख्यान विधि की ऐसी आवश्यकता क्या पड़ी। उसके कई सारे रीजन हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। व्याख्यान विधि की आवश्यकता, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, नीड क्या है। भाई इस विधि की जगह हमने दूसरी विधियों को क्यों नहीं लिया। पहली, प्रेरणा प्रदान करने हेतु। व्याख्यान के माध्यम से हम कैसे बालकों को प्रेरणा दे सकते हैं, इसलिए हम इस विधि को आवश्यक मानते हैं। इस विधि के द्वारा बालकों को पढ़ने के लिए हम प्रेरित करते हैं। विभिन्न प्रकार के उदाहरण दृष्टांत जब बालक के सामने रखेंगे तो बालक के मस्तिष्क में ऑटोमेटिकली एक नया मानचित्र बनता जाएगा और ऑटोमेटिकली वो बालक आगे बढ़ता जाएगा। अपने आप ही आंतरिक प्रेरणा के द्वारा जो शिक्षक ने पढ़ाया है उसे और आगे वो बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसलिए यह विधि एक प्रेरणादायी विधि है जो हमें और विद्यार्थी दोनों को ही पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा है विषय वस्तु के संक्षिप्तीकरण हेतु। इस विधि को हम इसलिए भी काम में लेते हैं कि इसके माध्यम से विषय वस्तु को हम विस्तृत भी करते हैं और संक्षिप्तकरण भी करते हैं। संक्षिप्तीकरण कैसे करते हैं, शिक्षक एक छोटा लेक्चर बना के लाता है और उसी लेक्चर को अपने 40 मिनट के लिए, 50 मिनट के लिए, जो भी पीरियड है उस पूरे पीरियड में उस छोटे से पाठ को ही पढ़ाता है। अर्थात विषय वस्तु का संक्षिप्तीकरण भी यह विधि हमें भान कराती है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा विस्तृत हैं उन चीज़ों को छोड़कर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें ही हम कक्षा में बालक को बताएंगे, जिससे अधिक विषय वस्तु बालक को नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगला है व्याख्या स्पष्ट करने हेतु। यानी शिक्षक जो अपनी बात कह रहा है उसको स्पष्ट करने के लिए भी यह विधि बहुत अच्छी है। इसीलिए व्याख्यान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। समय की बचत, इस विधि के द्वारा हमारे समय की भी बचत होती है, क्योंकि कम समय में अधिक विषय वस्तु का ज्ञान बालक को दिया जा सकता है। विभिन्न उदाहरण दृष्टांतों के द्वारा बालक को समझाया भी अच्छे तरीके से जा सकता है। और एक अतिरिक्त विषय वस्तु, अतिरिक्त विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु यानी किसी भी पाठ में विषय वस्तु बहुत कम दी है, जानकारी बहुत कम दी है, तो शिक्षक उस जानकारी को एक्स्ट्रा दे सकता है।
यानी उसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर और ज़्यादा स्पष्टीकरण करके और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उसे और ज़्यादा विस्तृत कर सकता है, बहुत अधिक उसको बढ़ा सकता है। और क्या काम, और इसकी आवश्यकता क्यों हुई? गृह कार्य हेतु। गृह कार्य के लिए भी व्याख्यान बहुत जरूरी है। हमने कक्षा में बालक को क्या बताया, क्या नहीं बताया, इसकी जानकारी शिक्षक को कैसे लगेगी? गृह कार्य के द्वारा। यदि बालक को हम गृह कार्य नहीं देते हैं, कक्षा में पढ़ाकर ही उसे छोड़ देते हैं, तो एक तो पाठ की पुनरावृत्ति एक बार और होनी थी, वो गृह कार्य करेगा जब पढ़ के करेगा, वो उससे बालक वंचित रह गया। दूसरा, अध्यापक इस बात से वंचित रह गया कि मैंने जो पढ़ाया था बालकों को वो बालक सीखे कि नहीं। तीसरा एक नुकसान शिक्षक को और क्या हुआ, जब कक्षा से पढ़ाकर विभिन्न बोध प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक ये पता करता है कि भाई मेरे द्वारा पढ़ाई हुई विषय वस्तु बालकों ने कितनी सीखी और बालक सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो शिक्षक के अंदर ऑटोमेटिकली एक प्रफुल्लता का भाव विकसित होता है और एक आत्मसंतुष्टि होती है। इसलिए इस विधि के द्वारा शिक्षक को आत्मसंतुष्टि तो होती ही है और गृह कार्य कर कर बालक जो लाता है उससे बालक की नॉलेज का भी हमें पता चल जाता है। इसलिए भी ये विधि बहुत ही उपयुक्त विधि है। और लास्ट है पाठ के सारांश हेतु। यानी इस विधि के द्वारा हम पाठ का सारांश भी बालकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जब हमारा व्याख्यान समाप्त हो जाता है तो संक्षेप में हम इस पाठ को बालकों के सामने एक बार और रखते हैं, ताकि जो बालकों के मस्तिष्क में जो चीज़ें हैं वो पुनः उनके जागृत हो जाए, पुनरावृत्ति उसकी हो जाए और प्रत्यस्मरण बालकों को हो जाए। एक तो दूसरा, जो श्यामपट्ट सार हमने बोर्ड पर लिखा है, हमने अपना कथन बोला, कथन के बाद बोध प्रश्न किए, बोध प्रश्नों के बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे पाठ में होती हैं उन चीज़ों को हम श्यामपट्ट पर नोट करते हैं, उनको बालक अपने कॉपी में नोट करता है। तो ये भी व्याख्यान के माध्यम से ही संभव हुआ। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि व्याख्यान विधि वर्तमान युग में बहुत ही आवश्यक है और इसकी आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। यह अलग बात है कि इस विधि को बहुत से लोगों ने व्यावहारिक विधि नहीं माना है। अब नेक्स्ट जो कालांश होगा उसमें मैं आपको व्याख्यान विधि के गुण, दोष और प्रयोग के समय सावधानियों के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।